लेवल ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल होगी, एनर्जी लेवल कम होगा तो स्टेबल होगी। ठीक है, देखिए कल एक डायग्राम बनवाया गया था और ये आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कहा गया था एक फिक्स बॉडी है, ये रही आपकी फिक्स बॉडी, फिक्स बॉडी के ऊपर एक एनदर सिस्टम रखा गया है, ये रहा आपका एनदर सिस्टम। ठीक है, फिक्स बॉडी की रेडियस सेंटर जो है हमने ली करके चले थे O, एनदर बॉडी का लेकर के चले थे O1। ठीक, नीचे वाले बॉडी की रेडियस कैपिटल R, ऊपर वाली बॉडी की रेडियस स्मॉल r, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A1, पुरानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हाइट h। ठीक, थोड़ा सा टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद अब आपकी बॉडी ये बन गई। जिस एंगल से ये टिल्ट हुई है वो एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब देखिए O1 नया सेंटर, O1 पुराना सेंटर, O2 नया सेंटर, A1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है, हम आपसे कहे थे जब भी लाइन खींचेंगे तो हमेशा आपको सिमेट्रिसिटी दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है तो आप सिमेट्रिसिटी बना लिया करिए। तो उसके लिए ये डायग्राम हम मिटा करके फिर से सिमेट्रिसिटी के साथ बना रहे हैं। सिमेट्रिसिटी के साथ बनाएंगे तो ये इस तरह का कुछ डायग्राम मिलेगा। जरा सी भी गलती होगी तो आपका डायग्राम देखने में एक जैसा नहीं लगेगा, तो पहले ही अगर कोई ऐसी गलती दिख रही है तो उसको ठीक कर लीजिए। अब देखिए नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के चल रहे हैं A2। कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी है और वो इस तरह से रोल कर रही है तो जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो कुछ ऊपर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा ना, नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम मान करके चल रहे हैं, ये A1 जो था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, C पे। A1 शिफ्ट थ्रू C। ठीक, A1 उठ करके कहाँ शिफ्ट हो गया, C पे। ये बात आपको समझ में आती है। अगर कोई चीज़ इस पे है, रोल कर रही है, तो रोल करने पे देखिए अब उसका पोजीशन चेंज हो गया। पहले ये हमारा क्या A1, रोल करने के बाद C, और कोई दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब आ गया। ठीक है, फिर देखिए इसको जब इससे मिलाएंगे तो आपने कल देखा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन पे स्थित है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर और पॉइंट ऑफ लाइन को मिलाने वाली लाइन पर स्थित होगी। मान ले रहे यहाँ पे एक नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, G2। चूंकि इसकी रेडियस स्मॉल r थी, ये G2 है, इसकी रेडियस स्मॉल r थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r। आपने कहा था G1 A1 की डिस्टेंस कितनी है, h। A1 कहाँ शिफ्ट कर गया, C पे। G1 किस में बदल गया, G2 में। तो G2 C की भी हाइट कितनी होगी, h। ये भी कितनी होगी, h। तो ये छोटी वाली कितनी होगी, r माइनस h। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपका हॉरिजेंटल हो तो कल हम बताए थे नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हॉरिजेंटल से जो हाइट होगी, यहां से यहां पे भी खींच दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हॉरिजेंटल से हाइट इसकी हाइट के बराबर होगी। अगर ये z होगा तो ये भी कितना होगा, z। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था कल m का, इसको नाम दिया था l का। ये z एक्चुअल z ये होता है, लेकिन ज्योमेट्री के कारण ये भी क्या बन गया, z। इतना क्लियर है। ये एंगल थीटा, एक ये लाइन परपेंडिकुलर, एक ये लाइन परपेंडिकुलर, ये कट कर रहा है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये छोटा वाला थीटा, इसको हमने क्या माना था, फाई। ठीक है,
ये पूरा आपका डायग्राम कल आपको बनवाया गया था, इसमें कोई पॉइंट देख लीजिए मिस तो नहीं कर रहा है। ये भी आपका कैपिटल आर हमने डायग्राम में लिखवाया था, और ये वाला कितना था, स्मॉल आर। O2 और C पे क्यों लग रहा है? O2 और A2 पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए ना। G1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी की न्यू पोजीशन G2 हुई। G1 कहाँ शिफ्ट कर गया, G2 पे। तो पहले G1 कहाँ था, सेंटर, देखिए G1 कहाँ था, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। G1 की न्यू पोजीशन G2, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, न्यू पोजीशन बोल रहे हैं हम। G1 की न्यू पोजीशन G2, O1 की न्यू पोजीशन O2 और A1 की न्यू पोजीशन, तो ये G2 कहाँ होगा, O2 C को मिलाने वाली लाइन पे होगा। पोजीशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बदलते हैं। अगर यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कुछ है तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कुछ है तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है, अगर ये कॉपी है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी नहीं बदलेगी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में होगी। जब कॉपी ऐसी थी तो मान लीजिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट 2,3, कॉपी टिल्ट हो गई तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, लेकिन अब इसका कोऑर्डिनेट 4,5। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, फिक्स होती है, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका कोऑर्डिनेट बदलता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे है तो यहाँ पे भी उसी पे ही होगी, बस उसका कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकली चेंज हो गया। यहाँ पे ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी G1, जिसका कोऑर्डिनेट ऐसे होने पर 2,3 टिल्ट कर दिया तो अब 2,3 से 4,5 हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही रहेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यू पोजीशन। और पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, A1, न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A2। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसकी पोजीशन ये है। ठीक है, तो दो शब्द हमने यूज करा, न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन का मतलब पहले वाला किस जगह शिफ्ट हो गया, और न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब अब कौन सा नया वाला पॉइंट स्पर्श कर रहा है। तो ये दो शब्द इसमें है, पोजीशन और न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पोजीशन और न्यू, ठीक है। पोजीशन किसी भी चीज़ की बदलती तो कोऑर्डिनेट केवल बदलता है, उसकी कीमत वही रहती है। जैसे ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स होगी, बस इसका क्या बदला है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन A1 पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, अब जो इस कर्व का कांटेक्ट हो रहा है वो किस पॉइंट से हो रहा है, A2, वो अलग पॉइंट होगा। हो सकता है ये पॉइंट अब आके यहाँ टच कर गया हो। भाई ये चौक है, चौक ऐसे थी, रोल कर गई, दूसरा पॉइंट टच कर रहा है, और ये जो पॉइंट था ये यहाँ के शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसकी पोजीशन कौन है, C है। ठीक, डायग्राम क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, कल हमने आपको लिखवाया था कि सबसे पहले हम Z को थीटा के फॉर्म में ढूंढते हैं। Z इज इक्वल टू F थीटा। जैसे ही Z थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, dz अपॉन डी थीटा इक्वेट टू 0 करते हैं, थीटा का मान आता है। उसके बाद d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर में ले जा करके रख देते हैं। रखने के बाद ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, तो स्टेबल अनस्टेबल के अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं। यही पूरा पिक्चर हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इससे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, z का मतलब क्या होगा, ml का मतलब निकाला जाएगा कि कैसे कैसे ml को लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन समझा देंगे, तब थ्योरी लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू कराइए भाई। z निकालने चल रहे हैं, z निकलवाइए। सबसे पहले हमारे पास जो एक्चुअल z है वो क्या है, z इज इक्वल टू G2 K, है ना।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हॉरिजेंटल से हाइट होती है उसी को क्या नाम देते हैं, z का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, g2, उसकी हॉरिजेंटल से हाइट कितनी हो गई, g2k, तो z का मतलब हो गया g2k। उसके बाद हमने जब ज्योमेट्रिकली देखा तो g2k किसके बराबर निकल गया, ml के बराबर, तो z इज इक्वल टू ml। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू ml को हम लोग लिख सकते हैं, ml को लिख सकते हैं O2L माइनस O2M। क्लियर, O2L हर्षिता, O2L माइनस O2M, O2L माइनस O2M। दिस इंप्लाइज दैट Z इज इक्वल टू, चलिए भाई O2L डायग्राम बना हुआ है सबका। हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं, दिस एंड दिस। इससे हमको क्या निकालना है, O2L। O2L निकालना है, एंगल पता है थीटा, ये दूरी स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये 90। कर्ण पता है, सामने वाला लंब और ये आधार। आधार और कर्ण में जो रिलेशन होता है वो किस में होता है, कॉस में। इन ट्रायंगल, चलिए इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, O2OL। इससे अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा आपका O2L और कर्ण आपका हो जाएगा O2O। आपको पता है O2O किसके बराबर है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। मिल जाएगा आपको, दिस इंप्लाइज दैट O2L अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इससे O2L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, साथ में क्या मिलेगा, कॉस थीटा। चूंकि नीचे वाला सरफेस फिक्स है तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, फिक्स। ऊपर वाली बॉडी भी फिक्स है, उसकी रेडियस क्या होगी, फिक्स। तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। z किसका फंक्शन दिख रहा है अभी, थीटा का। अब किसकी बारी है, O2M। O2M के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल लेकर के चलेंगे, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये छोटी वाली हाइट कितनी लिखी हुई है, r माइनस h। ये आपको फाइंड आउट करना है और पूरा एंगल आपको दिख रहा होगा थीटा प्लस 5। क्यों भाई, 90 के सामने वाला कर्ण पता है, एंगल के सामने वाला लंब उसकी जरूरत नहीं है। आधार हमको निकालना है, वापस से किसका रिलेशन बनेगा, कॉस का। इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का नाम है O2G2M से कॉस थीटा प्लस 5। क्यों भाई, कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, O2M, कर्ण कितना है, O2G2 इज इक्वल टू O2M, O2G2 की वैल्यू R माइनस H, ठीक है। तो O2M का मान आएगा माइनस R माइनस H कॉस थीटा प्लस 5। यही दिक्कत अब शुरू हो गई। हमने कहा था कि z केवल और केवल एक थीटा का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन वो किसका फंक्शन आ रहा है, फाई का। फाई को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाने का तरीका रोलिंग के तरीके पे निर्भर करता है। आपको हमने हेडलाइन में लिखाया था ये रोल कर रही है। रोलिंग का नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, रोलिंग का नियम कहता है ये जितनी दूरी चलेगा
ये उतनी दूरी उठेगा। क्यों भाई, पढ़ा है कहीं फिजिक्स में? ये ऐसे है, मान लीजिए ये रोल करा तो क्या हुआ, पहले ये पोजीशन यहाँ पे थी, उठ करके यहाँ आई, ये जितनी दूरी चला ये उतनी ही दूरी उठा, ये जितनी दूरी चलेगा ये उतनी ही दूरी उठेगा। ये रोलिंग का नियम होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, गेंद अगर आप फेंकते हैं तो जितना उछलती है उतना ही दूरी चलती है, जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी उठेगा। ये रोलिंग का नियम होता है। जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी उठेगा। गेंद को लेकर के फेंकिए, ऐसे जंप करेगी। गेंद को आपने यहाँ से यहाँ फेंका, ऐसे जंप कर गई। जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी उठेगा। ये रोलिंग का नियम होता है। तो चली गई दूरी ये, उठी हुई दूरी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इन दोनों का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इन मान भी निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी दूरी चल रहा है, ये चली गई दूरी A1 A2, लेकिन चूंकि ये चाप पे है तो आर्क A1 A2, जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी उठेगा। उठ कितना रहा है, A2C, ये भी चाप पे है, इज इक्वल टू आर्क A2C या CA2। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए, अगर आपको ये भाषा नहीं समझ में आती तो आपने कहा था A1 कहाँ शिफ्ट कर रहा है, A1 की जगह हमने क्या लिख दिया, C, और A2 जैसा था वैसे ही उतार दिया, है ना। शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था जहाँ जहाँ A1 है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, C, G1 की जगह क्या कर देंगे, G2। तो A1 की जगह बस हमने क्या कर दिया है, C, तो ये आपको मिल गया। ठीक, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट आर्क A1 A2, आर्क A1 A2, ये ट्रायंगल लीजिए, कहीं पढ़ा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का मतलब हो जाएगा R इंटू थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया ये। उसके बाद है आर्क CA2, CA2, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इससे आपको मिलेगा स्मॉल r इंटू थीटा नहीं फाई, स्मॉल r इंटू फाई। दिस इम्प्लाइज दैट फाई की वैल्यू मिल जाएगी r थीटा अपॉन r 2। ठीक, ले जा करके एक में पुट कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए z इज इक्वल टू r प्लस r कॉस थीटा माइनस r माइनस h कॉस थीटा प्लस फाई की जगह r थीटा अपॉन r। ठीक है, थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू r प्लस r कॉस थीटा माइनस r माइनस h, एलसीएम भी ले रहे हैं, कॉस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, हर्षिता, स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन r, और थीटा क्या हो गया, कॉमन। जरा देखिए z किसका फंक्शन बन गया, थीटा का। अब इसको एक बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। 0 के बराबर करते किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की। फिर क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ले जा करके थीटा का मान पुट कर देंगे, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0, वही मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होगी जो यहाँ पे हमको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसीजर अगले वाले थ्योरम में हम करा देंगे।
जैसी कैलकुलेशन यहाँ कराएंगे सेम वैसी कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी, दूसरा वाला आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिलहाल अभी ये पहला ही चल रहा है, लिखिए अब इसमें लिखिए लिखिए let us consider a heavy body of radius capital R of radius small r. Let us consider a heavy body of radius small r and center O1 is rest upon a fixed body of radius capital R and center O. Full stop. Let A1 be the point of contact. Let A1 be the point of contact of these two bodies and G1 be the center of gravity and G1 be the center of gravity of upper body and G1 be the center of gravity of upper body such that नीचे से लिखिए A1 G1 इज इक्वल टू स्मॉल h. A1 G1 इज इक्वल टू स्मॉल h. ये केवल हमने पहले वाले सिस्टम का कंसेप्ट लिखवाया है, सब चीज़ बता दिया है कि O क्या है, R क्या है, A1 क्या है, O1 क्या है, स्मॉल r G1 h सब डिफाइन कर दिया। अब हम सिस्टम को हल्का सा क्या करेंगे, टिल्ट कितने एंगल से कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रोल करेगा। रोल का मतलब होता है कई बार आप गेंद देखते हैं बस लुढ़क करके गिर जाती है, स्लाइड नहीं करती है। अगर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट हम इसमें नहीं ले रहे हैं, इसीलिए कहेंगे कि ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रोल विदाउट स्लाइडिंग। क्या कर रहा है, रोल विदाउट स्लाइडिंग। स्लाइड करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन, एक नया कंसेप्ट आ जाएगा। इसीलिए जैसे जो भी थ्योरम बनते हैं वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनते हैं, उसमें बता देता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा पेंडुलम, तो जब पेंडुलम की बात आती है तो आप कहते हैं कि वैक्यूम में सारी कैलकुलेशन होती है। क्यों आपकी रीडिंग गलत आती है फिजिक्स में, क्योंकि आप तो वैक्यूम में प्रैक्टिकल नहीं करते हो। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो बाहर हवा का उस पर प्रेशर लगता है, फ्रिक्शन लगता है, इसीलिए आपकी रीडिंग क्या आती है, गलत। फिजिक्स में डिपार्टमेंट में आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा फोकॉल्ट पेंडुलम लगा हुआ है, बड़ा सारा पेंडुलम, बस एंटर करते ही है खूब बड़ा सारा पेंडुलम लटका हुआ है, फोकॉल्ट पेंडुलम है वो। फोकॉल्ट पेंडुलम के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। उस फोकॉल्ट पेंडुलम को वैक्यूम में रखा गया है, पूरा कांच के बॉक्स में है। कभी डीडीयू जाइए, घूम के आइए, फिजिक्स डिपार्टमेंट में देख के आइए, कोई भगाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, उसी के बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। कांच के बॉक्स में रखा हुआ है और वो जो उसकी डोरी गई है वो 4थे मंजिल तक गई हुई है। तो अगर आप उसको 4th बिल्डिंग से हल्का सा वाइब्रेट कर देते हो तो वो नाचता रहेगा, वो रुकेगा नहीं खुद से। फिर अगर आपको उसको रोकना है तो आपको चढ़ करके जाना पड़ेगा, वहाँ से पकड़ना पड़ेगा जब तक कि वो स्थिर ना हो जाए और तब छोड़ना पड़ेगा। तो ये कांड एक बार हुआ है, किसी बच्चे ने शरारत में उसको हिला दिया था, वो हिलता ही रहा, क्योंकि वो किस में रखा हुआ है, वैक्यूम में। कोई भी चीज़ अगर वैक्यूम में है तो अगर आप उसको मूव करा के छोड़ेंगे तो वो रुकेगी कैसे, क्योंकि वहाँ तो कुछ रोकने के लिए फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन का काम होता है रोकना, जब फ्रिक्शन नहीं है तो वो रुकेगा कैसे, तो वो मूव करता रहेगा।
ठीक है, तो जो भी थ्योरम डिस्क्राइब्ड होते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं। इसका स्टैंडर्डनेस ये है कि ये स्लाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, रोल। अगर स्लाइडिंग होगी तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो हम वो चीज़ मेंशन करा रहे हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए भाई, रोल करता हुआ गिर जाएगा। रोलिंग से ही तो आपने ये लिया, फ्रिक्शन आता तो ये चीज़ पूरी तरह से इसके बराबर नहीं होती, कमी आ जाती। लिखिए, नाउ लेट अस सपोज दैट पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, द अपर बॉडी इज फ्री टू रोल, ROLL, the upper body is free to roll, ROLL, is free to roll without sliding on the lower body, without sliding on the lower body. दूसरा पॉइंट, द पोर्शन ऑफ टू बॉडीज in contact being the sphere of radius, small r and capital R respectively. Small r and capital R respectively. तीसरा, the straight line joining their verticals, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, कैसी है ये, आर इन वर्टिकल पोजीशन। इसी को फिर हम वाई एक्स मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, आर इन वर्टिकल पोजीशन। The straight line joining their centers are in vertical position. ये तीनों अजम्पशन था। क्या क्या अजम्पशन था, पहले तो वो क्या करेगी, रोल करेगी विदाउट स्लाइडिंग। दूसरी चीज़, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल। तीसरा, ये जो ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं, आप कहते हैं कोई भी चाप लेते हैं, वो चाप क्या होता है, किसी ना किसी का गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो अगर ये कोई भी चाप आप ले रहे हैं तो ये जिस गोले का, स्पेयर का कटा हुआ भाग है उसकी रेडियस स्मॉल r और कैपिटल R है। मैम इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। आप कैटेगरी जो पढ़े हैं कॉमन कैटेगरी में, उसमें भी बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। उसमें कहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अंडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस नहीं होता है, तब तो दोनों अलग होंगे। आप बताइए, एक होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंदर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहाँ पे उसका सारा भार काम कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर हो गया। ठीक है, जब आपने कैटनरी पढ़ा था तो कैटनरी के चाप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो उसके चाप पे मिड पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, तो किसी को किसी में घाला मेली मत करिए। बीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब बात करिए तो लगे कि ग्रेविटी वाली बात करें, बेमूर्खता वाली बात मत किया करिए। अभी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी भी एक ही चीज़ समझ में आ रही है, तो सामने वाला क्या कहेगा, बेवकूफ़ है ना। किसी भी चीज़ का भार जहाँ काम करता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी के अंडर काम करना
ब्रह्मांड की हर चीज ग्रेविटी के अंडर है। और वो कंसेप्ट क्यों दिया गया था, ताकि आप ये ना कहें कल को कि ये कैटनरी है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी नहीं लटक रही है। गजब हाल है भैया। चलिए देखिए, आपसे कहा गया है, आपने शुरू से आर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, अगर ये कोई भी आर्क है तो ये किसी ना किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। किसी ने हमसे अभी तक ये नहीं पूछा कि ये गोला थोड़ी ना है जो आप रेडियस लेके चल रही हैं, किसी ने नहीं पूछा। ये गोला नहीं है, लेकिन ये चाप जो जिस भी गोले का कटा हुआ हिस्सा है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि या तो आप गोला रख दो, अगर गोला नहीं रख रहे हो तो कोई भी चाप रख रहे हो, आर्क रख रहे हो, वो किसी ना गोले का कटा हुआ हिस्सा जरूर होगा। जिस भी गोले का कटा हुआ हिस्सा है उनकी रेडियस क्या क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये सारी चीज़ें आपके अजम्पशन में लेकर के की हुई है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। लिखिए, नाउ लेट द upper sphere, now let the upper sphere is slightly displaced by rolling in new position, comma, so that A2 be the new point of contact, A2 be the new point of contact, let, full stop के बाद let the upper body be tilted by an angle theta, such that the new position of A1, क्या है न्यू पोजीशन ऑफ A1, सी, वेरी गुड, such that the new position of A1 is C, comma, new position of G1 is G2 and new position of O1 is O2 and new position of O1 is O2। फिर नीचे से लिखिए, let small z be the height of new center of gravity G2, new center of gravity G2 from the horizontal then इक्वेशन 1 तक उतारिए ऊपर से, ये भी उतरेगा पूरा बॉक्स वाला, ठीक है। बॉक्स वाला इक्वेशन 1 तक उतारिए। बुक लाइन क्या आप लोगों में से कोई भी ये चैप्टर खत्म होते ही आपका आधा पूरा सेक्शन इसका खत्म हो गया है।
हो गया भाई। हो गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग। प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग कहता है कि जितनी दूरी आगे चढ़ेगा उतनी दूरी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, नीचे से लिखिए, सिंस द अपर बॉडी is only rolling on the lower body, so by principle of rolling यहां तक उतार लीजिए पूरा, यहां से लेकर के यहां तक, इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। बस यहां तक उतारी, फिर हम सब मिटाएंगे, अब कैलकुलेशन कराएंगे। आज ये इसकी सारी थियरी ख़त्म हो जाएगी। अब जब अपने लोग अगले टर्म पे मिलेंगे तो हमको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने में। 6 से 7 प्रॉब्लम है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। मतलब आज हम थियरी पोर्शन का सब खत्म कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि हफ्ते भर की छुट्टी रहेगी फिर आप लोग भूल जाएंगे। केवल थियरी खत्म कर रहे हैं, उसके बाद इकट्ठे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। इसके बाद हम लोग का शुरू हो जाएगा काइनेमेटिक्स, मतलब सेकंड पोर्शन, डायनेमिक्स पे आ जाएंगे। हो गया भाई, सबका हो गया। जरा इस डायग्राम में एक चीज़ बस देख लीजिएगा, अगले डायग्राम के लिए दिखा रहे हैं। अगला वाला इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, लेकिन अगर हम Z तक निकलवा दें तो उसके बाद तो केवल कैलकुलेशंस होती है, वो तो आप कर ही लोगे। केवल इसमें टफ पोर्शन क्या निकालना है, Z। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, फाई हमने किसको माना है, A1 की न्यू पोजीशन C। A1 क्या था, ओल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A2। तो A1 का ही 2 रूप हमको मिला, A1 की न्यू पोजीशन, A1 का नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, C A2 के बीच का एंगल ही हमने क्या माना है, फाई। क्या माना है, फाई। ये याद रखिएगा। A1 से कितनी चीज़ें निकली हैं, 2। पहली चीज़ C, दूसरा दोनों के बीच का एंगल 5। अब ये हम आपको जब अगले डायग्राम में दिखाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। A1 से 2 चीज़ निकली, C और A2,
दोनों के बीच का एंगल फाई, हमेशा और हमेशा यही मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए लिखे नीचे से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, ये ब्रैकेट वाला सब लिख लिया था ना आप लोगों ने।